सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज शुरू करते हैं भारतीय भूगोल के तहत मृदा यानी यहाँ की मिट्टियाँ। मृदा दोस्तों क्या है? मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा या सॉइल की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो यह लैटिन भाषा के सूलम शब्द से जो है बना है, जिसका अर्थ एक्चुअली क्या होता है? फर्श। मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अपक्षय क्या होता है दोस्तों? अपक्षय यानी वेदरिंग, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्यों के क्रियाकलापों द्वारा सेलों का टूटना एवं क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। ये कई वर्षों की प्रक्रिया के बाद अपक्षय शुरू होता है चट्टानों में। मूल पदार्थ की बात कर लें दोस्तों, पेरेंट मटेरियल। मृदा मूलतः जिस पदार्थ के क्षरण से निर्मित होती है वह मृदा का मूल पदार्थ कहलाता है दोस्तों। ये पदार्थ आपके कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रेनाइट, संगमरमर के क्षय से मृदा बनती है, स्लेट जैसी कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों के साथ साथ ज्वालामुखीय लावा, राख, रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे सिस्ट और नीस हो गई, अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, और अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें भी हो सकती हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस यूएनओ द्वारा 2015 में। ह्यूमस की बात कर लें दोस्तों, ह्यूमस गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन से होता है। यह मृदा की नमी को बनाए रखता है। तो क्या होता है कि एक समय के बाद वनस्पति एवं जीव ये क्या होते हैं, जब नीचे दब जाते हैं, अर्थ के नीचे दब जाते हैं, वहीं बाद में क्या होते हैं? ह्यूमस के रूप में बन जाते हैं दोस्तों। अर्थात दोस्तों ये ह्यूमस क्या है? ये ह्यूमस जो आपके वनस्पतियों एवं जीवों के जो सड़े गले अंश हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, उन्हें ही ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस एक्चुअली मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मृदा गठन या सॉइल टेक्सचर के बारे में। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे बारीक मृदा को क्या कहते हैं? कोलाइडल मृदा या कोलाइडल मृत्तिका या कोलाइडल क्ले। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मृदा कणों के बढ़े आकार के आधार पर इन्हें बजरी, रेत, गाद, चीका, पंख आदि नामों से जाना जाता है। इनसे मिलकर विभिन्न प्रकार की दोमट मृदाओं का निर्माण होता है दोस्तों। भारत की अधिकांश मृदाएं जो है ये आपका दोमट प्रकार की ही हैं। मृदा के प्रकार की बात कर लें और कणों के आकार की बात कर लें तो देखिए कलिलीय मृत्तिका या कोलाइडल आपका ये जो है क्ले है, ये एक्सरे विश्लेषण द्वारा ही देखा जा सकता है। मृत्तिका का आकार की अगर बात कर लें तो 0.002 से से ये कम होता है दोस्तों। ये पूछा भी गया है RO में। गाद आपका इसका आकार देखिए 0.002 से लेकर 0.05 तक होता है। सूक्ष्म रेत दोस्तों आपकी 0.05 से 0.2 तक होती है। वहीं पर स्थूल रेत दोस्तों आपका 0.2 से 2 तक होती है। बजरी एवं गुटिका की बात कर लें दोस्तों, यह 2 से अधिक होती है। मृदा के कणों की माप का मानक पैमाना है। इसकी छोटी इकाई क्या है? माइक्रोन है। लाइक दिस 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 या 10⁻⁻6 मीटर यानी मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। मृदा संरचना की बात कर लें दोस्तों, सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा के विभिन्न कण जैसे बालू, गाद, चीका, ह्यूमस आदि जिस क्रम में एवं व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करते हैं यानी मिट्टी का निर्माण करते हैं, वह व्यवस्था एवं संगठन मृदा संरचना कहलाती है। मृदा अम्लीयता क्या होती है मेरे दोस्तों? मृदा के विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण यानी H+ दोस्तों मृदा की अम्लीयता कहलाता है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? चूना या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत बार ये पूछा गया है कि मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम
किसका यूज करते हैं, तो आप बताएंगे चूना या जिप्सम। मृदा वायु की बात कर लें दोस्तों, मृदा के कणों के बीच असंख्य छिद्र होते हैं, ये पोर्स पाए जाते हैं जिनसे जल एवं वायु, जिसमें क्या होता है जल एवं वायु विद्यमान रहती है। इस वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा CO2 आदि गैसें उपस्थित रहती हैं, जो पौधों के श्वसन एवं वृद्धि तथा मृदा में उपस्थित जीवाणुओं की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मृदा जल की। मृदा में जल की उपस्थिति मृदा संरचना पर निर्भर करती है। सुगठित मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति होती है। मृदा परच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल की बात कर लें दोस्तों, तो मृदा की ऊपरी सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के सभी संस्तरों का समग्र रूप से मृदा परच्छेदिका कहा जाता है। और वहीं पर मृदा संस्तर की बात कर लें दोस्तों, सॉइल हॉरिजन, मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है। इन परतों को मृदा का संस्तर कहते हैं। मृदा में पूर्ण रूप से 4 संस्तर होते हैं। का संस्तर पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों, खनिज पदार्थों, पोषक तत्वों एवं जल का संयोजन होता है। सर्वाधिक उपजाऊ होता है का संस्तर आपका दोस्तों। खा संस्तर होता है, उसके बाद ग संस्तर होता है, उसके बाद घा संस्तर होता है। दोस्तों उपर्युक्त तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है, वो आपका क्या है घा संस्तर है दोस्तों। तो दोस्तों ये सॉइल प्रोफाइल देखिए ऐसे होता है, ये आपका ठीक है, ये हो गई आपकी देखिए ऊपरी परत, ये आपका ए परत है, ये आपका देखिए हो जाएगी बी, ये परत आपकी सी और लास्ट वाली डी परत होती है। इसी ए परत में ही दोस्तों, इस वाली ए परत में ही आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जल सभी पाए जाते हैं। ठीक है, और यही वाला आपका जो ऊपर वाला संस्तर या परत है, यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। पौधों की जड़ें इसी संस्तर में फैली होती हैं दोस्तों, अर्थात इसी संस्तर में खनिज पदार्थ, जल सब कुछ पाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण चट्टानों से प्राप्त जैव पदार्थों व भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करता है, यानी वेदरिंग पर। मृदा निर्माण के कारक जैसे मूल पदार्थ, शैलें हो गई, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं तथा कालावधि या समय। मूल पदार्थ दोस्तों पैतृक शैलें, आपका जो लास्ट वाला संस्तर होता है, ठीक है, इसमें मृदा को आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होता है। जलवायु मृदा में रासायनिक क्रिया एवं सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। तापमान ज़्यादा होने पर मिट्टी की रासायनिक क्रियाएं तेज हो जाती हैं, जबकि तापमान में कमी आने पर रासायनिक क्रिया क्या होती है, धीमी हो जाती है। जैविक क्रियाओं की बात कर लें तो मिट्टी में जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं दोस्तों। तापमान बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं क्या होता है, प्रभावित हो जाती हैं, जबकि तापमान सामान्य रहने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। आर्द्र एवं अत्यंत गर्म जलवायु में ह्यूमस एकत्रीकरण अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है बैक्टीरियल वृद्धि बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। स्थलाकृति व उच्चावच की बात कर लें, तीव्र ढालों पर मृदा छिछली एवं सपाट एवं उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है, क्योंकि तीव्र ढालों पर लगातार उनका निच्छालन होता रहता है और मृदा वहाँ पे पूरी तरह से रुक नहीं पाती, लगातार बह के नीचे आ जाती है, इसलिए वो छिछली और सपाट हो जाती है। जबकि उच्च क्षेत्रों में वहाँ पे गहरी मोटी होने के कारण क्या, वहाँ पे निच्छालन की प्रक्रिया नहीं होती है। मंद ढालों पर जहाँ अपर्दन नहीं होता है वहाँ पे, एवं जल का परिश्रमण अच्छा रहता है, वहाँ मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल होता है। परिश्रमण मतलब वहाँ जल जो है काफ़ी देर तक टिका रहता है। कालावधि की बात कर लें दोस्तों, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाली अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके प्रोफाइल के विकास का निर्धारण करती है दोस्तों। कुछ समय पहले निक्षेपित जलोद मिट्टी या हिमानी टीलों से निर्मित मृदाएं तरुण या युवा मानी जाती हैं तथा उनमें कम विकसित संस्तर मिलते हैं। मृदा के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं होती है। चींटी, दीमक,
केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक या मैकेनिकल होता है। मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये। विश्व मृदा दिवस देख लें, 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार, यह पुरस्कार खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के नाम पर 2018 से प्रारंभ किया गया है। मृदाओं का वर्गीकरण की बात कर लें दोस्तों, तो ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है दोस्तों। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं, 8 वर्ग आपका देखिए। पहली है आपकी जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल और पीली मृदाएं, चौथी आपका लैटराइट मिट्टी है, पाँचवीं है मरुस्थलीय मृदा, छठी है आपका लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सातवीं है पीठमय मृदा, आठवीं है आपकी पर्वतीय मृदा। ICAR का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा। ICAR दोस्तों इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपका देखिए जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो हमारे मैदानी भागों की मृदा है। दूसरे नंबर पे आपका लाल मिट्टी आती है 18% भाग पर। तीसरे नंबर पर आपका देखिए काली मिट्टी है दोस्तों, ये 15% भाग पर। चौथे नंबर पर आपका लेटेराइट मिट्टी है 3.7% भाग पर। अब बात करते हैं दोस्तों जलोढ़ मृदा की। 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। इसे दोमट मिट्टी, कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी भारत में मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उत्तर भारत का मैदान तथा कुछ हद तक तटीय क्षेत्रों में। भारत का यह सबसे बड़ा मृदा वर्ग है दोस्तों, BPSC में पूछा गया है जलोढ़ मृदा, ठीक है। और भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी है, UPPSC के ARO के पेपर में यह पूछा गया है दोस्तों। उत्तर भारत में सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक यह विस्तृत है। पूर्वी तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल बहुत ही सीमित मात्रा में दोस्तों, और गुजरात में कुछ हद तक पाया जाता है। कौन? दोमट मिट्टी। 2 प्रकार की होती है दोस्तों, खादर और बांगर। ये आपका देखिए खादर मिट्टी कौन सी है और बांगर मिट्टी ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। खादर मिट्टी नदी के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि नदी क्या होती है लगातार उपजाऊ मृदा वो लाती रहती है और अपने किनारों पर क्या करती है, डिपॉजिट करती रहती है, तो वो आपका खादर हो गई। और उससे ऊंचे पे बांगर मृदा पाई जाती है, कि मतलब जो पहले कभी उपजाऊ हुआ करती थी। ये नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की गहराई की बात करें दोस्तों 6000 मीटर तक होती है। BPSC का प्रश्न है। जल धारण की क्षमता सबसे कम वो बलुई दोमट में होती है दोस्तों, UKPSC में पूछा होता है। जैसे गुजरात वगैरह में इसमें मूंगफली की खेती की जाती है दोस्तों। अब जलोढ़ मृदा में देखिए दोस्तों पाया क्या जाता है, इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, चूना पाया जाता है एवं जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की इसमें दोस्तों कमी पाई जाती है, ठीक है। UPPSC में पूछा गया है ये कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। बलुई दोमट मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें रेत के कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये। बांगर मृदा में अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटे छोटे कंकड़ जो आप देखते हैं बलुई में, बांगर मृदा में, वो क्या है? वो अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां हैं। शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों में लवणीयता एवं क्षारीयता के निक्षेप भी मिलते हैं, जिन्हें रेह कहा जाता है। स्थानीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है? रेह। जो लवणीय हो जाती है मृदा शुष्क क्षेत्रों में या क्षारीय हो जाती है, स्थानीय भाषा में हम उसको रेह कहते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने हेतु तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं हम काली मृदा की। कपासीय मिट्टी या रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम है, UPPSC में पूछा गया है। लावा मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और क्रेब्स के अनुसार, क्रेब्स जो है आप एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि यह एक परिपक्व मिट्टी है। कौन सी? काली मृदा। इसके चारों संस्तर पाए जाते हैं, इसलिए एक परिपक्व मिट्टी है दोस्तों।
ये जो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और ललितपुर में कुछ भागों में ये मृदा पाई जाती है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी का जो विभाजन किया गया है उसमें काली मिट्टी को एक नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? चेरनोजम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्कन ट्रैप के अलावा काली मिट्टी मालवा के पठार की भी विशेषता है दोस्तों। यूपीपीएससी में पूछा गया है दक्कन ट्रैप के अलावा ये कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार पर। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अलावा इसका विस्तार उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात में है। इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है दोस्तों। जैसे बलुई दोमट में सबसे कम होती है, यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक। अर्थात ये जो थोड़ी भी, ठीक है, बरसात होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और जब सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें या धारियाँ बन जाती हैं। इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यह आपका देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी मृदा है? वो आपकी है काली मृदा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, इसलिए इसे कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लोहे, एल्यूमिना, सिलिकेट इत्यादि से यह समृद्धि होती है। चूने की मात्रा भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। ये आपका यूपीपीएससी में पूछा गया है कि चूने की मात्रा इसमें पाई जाती है कि नहीं, तो पाई जाती है दोस्तों काली मृदा में। दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूट फूट से निर्मित हुई है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में है, जबकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो इस समय दोस्तों गुजरात द्वारा किया जा रहा है। यह मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यूपीपीएससी में पूछा गया है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। एक बार जल धारण ये कर लेती है फिर काफ़ी दिनों तक इसमें जल की मात्रा बनी रहती है, इसलिए शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। शुष्क खेती छाया वृष्टि क्षेत्रों तथा राजस्थान में की जाती है। यह खेती पानी की बचत पर आधारित है। इसमें पानी को उचित माध्यम से सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब ये दोस्तों छाया वृष्टि क्षेत्र क्या होते हैं? छाया वृष्टि क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मानसून जो है पहुँच नहीं पाता है और बरसात बहुत ही कम होती है। उदाहरण के लिए आपका महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र ले सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से टकराने के बाद मानसूनी हवाएं अपनी सारी बरसात वहाँ गिरा देती हैं और जब वो उसके पूर्व की तरफ आती हैं तो वो क्या होता है, नमी की क्षमता उसमें एकदम से कम हो जाती है, इसलिए बरसात या तो बहुत कम करती है या तो करती ही नहीं है, और उन्हीं क्षेत्रों को हम छाया वृष्टि क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाल और पीली मृदा की। इसका निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में क्या होता है दोस्तों? लोहे एवं सिलिका की प्रधानता होती है, तभी वह लाल रहती है दोस्तों, ठीक है। रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। जैसे रवेदार जो चट्टानें हैं आप ग्रेनाइट मान सकते हैं, कायांतरित चट्टानों में आपका सिस्ट हो गया, नीस हो गया, ठीक है। इस मृदा का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। मतलब इस मिट्टी यह जनरली तो ये लाल रंग की दिखाई पड़ेगी दोस्तों, लेकिन जब इस पर जल पड़ जाता है तो ये हल्का पीला रंग इसका हो जाता है, इसलिए इस मृदा को लाल और पीली मृदा कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है दोस्तों ये। जब लोहा खुले में होता है वह ऑक्सीजन की और नमी के संपर्क में आ जाता है, इससे उसमें जंग लग जाती है, इसे ही लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यही लौह ऑक्साइड इस मृदा में पाया जाता है और इसी कारण इसका रंग जो है दोस्तों वो लाल होता है। लाल मिट्टी दक्षिणी भारत या पठारी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है। केरल को छोड़कर दोस्तों, केरल में यह मिट्टी नहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका विस्तार देख लें तो तमिलनाडु में लाल मिट्टी का मैक्सिमम एरिया जो है आपका तमिलनाडु लिए हुए है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ईस्ट यूपी में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उड़ीसा में, झारखंड में। ये दोस्तों यहाँ इन रीजन्स में यह मिट्टी पाई जाती है। यह पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपात क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है दोस्तों। ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट के गिरिपात यानी शिवालिक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों और मैदान आपके शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जा रही है दोस्तों। अम्लीय प्रकार की है दोस्तों ये,
ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। जनरली भारतीय मृदाओं में इन तीनों की कमी रहती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस। ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास व चूने की प्रधानता होती है दोस्तों, ये पूछा भी गया है CDS, CGPSC में, CDS में। ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास व चूने की इसमें प्रधानता होती है दोस्तों। उच्च भूमियों में इन मिट्टियों की परत महीन होती है तथा ये बजरी युक्त, बलुई, पथरीली एवं छिद्रयुक्त होती हैं, इसलिए ये बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। किंतु निम्न भूमियों में यानी नीचे की तरफ तथा घाटियों में ये समृद्ध, गहरी, उर्वर होती हैं तथा कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी, मोटे अनाज, आलू तथा फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं दोस्तों। क्योंकि नीचे के एरियाज में, घाटियों में क्या होता है, बरसात जो है इनको मिल जाती है, वर्षा मिल जाती है, इसलिए उपजाऊ हो जाती हैं थोड़ा। बात अब हम करते हैं दोस्तों लैटेराइट मृदा की। लैटेराइट एक लैटिन शब्द है दोस्तों, लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। किसका? लैटेराइट मृदा का। पूछा जाता है कि ईंट किस मृदा का बनाया जाता है, आप बताएंगे लैटेराइट मृदा। इस मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है, या तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो और अधिक गर्मी हो। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों परिस्थितियां भारत के 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं दोस्तों। पहला तो है पश्चिमी घाट, देखिए MPPSC में पूछा गया है। दूसरा आपका उड़ीसा है, तीसरा श्रीलंका पठार है दोस्तों। यही कारण है कि भारत में इन 3 क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। भारत में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है दोस्तों बात करें तो केरला में पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो रही है दोस्तों, तथा विषुवत रेखा से नज़दीकी के कारण गर्मी भी अधिक पड़ती है। भारत में लैटेराइट मृदा के क्षेत्र की बात कर लें दोस्तों तो सह्याद्री हो गया, पश्चिमी घाट वाला एरिया। तमिलनाडु की सेवराय पहाड़ियों में भी ये पाई जाती है मृदा, ये आप याद करिएगा दोस्तों, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग तमिलनाडु के उस एरिया में भूल जाते हैं कि यहाँ पे लैटेराइट मृदा पाई जाती है। उड़ीसा के तट पे पाई जाएगी। झारखंड की राजमहल पहाड़ी लैटेराइट मृदा से निर्मित। मेघालय के शिलांग के पठार पर पाई जाती हैं। असम की मिकिर व रेगमा पहाड़ियों में ये दोस्तों पाई जाती हैं। कौन सी? लैटेराइट मृदा। इस मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन चारों तत्वों की कमी पाई जाती है दोस्तों। उच्च तापमानों में तेज़ी से पनपने वाले जीवाणु क्या होते हैं, ह्यूमस को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें लोहे व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं दोस्तों। IAS में पूछा गया है ये। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग क्या होता है, इसका भी रंग देखिए लाल होता है, लाल मिट्टी की तरह। अधिक वर्षा के कारण व क्रम से भीगने व सूखने के कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है, चूना, सिलिका क्या होता है, इनका निच्छालन हो जाता है, अर्थात सिलिका पानी के साथ रिस कर मिट्टी की नीचे की परतों में चला जाता है, अर्थात चूने सिलिका की कमी पाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों चूने की कमी पाई जाती है, किसमें? लैटेराइट मृदा में। ये पूछा गया है UPPSC में। इस प्रकार लैटेराइट मृदा का निर्माण सिलिका के निच्छालन से हुआ है दोस्तों। लैटेराइट मृदा एक क्या है, निच्छालित मृदा है। ठीक है, ये बता चुका हूँ, इसका निच्छालन क्रिया से होता है, इसलिए एक निच्छालित मृदा है। यह एक अनउर्वर मिट्टी है, लोहे के अतिरेक के कारण यह अनउर्वर हो गई है। ठीक है, इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, मसाले, सिंकोना, टैपियोका, ठीक है, इन सबको उगाया जाता है दोस्तों। इस मिट्टी की प्रकृति की बात कर लें तो वह यह अम्लीय होती है। अम्लीय मृदा जो है दोस्तों इलायची व चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल होती है, इसलिए यहाँ पे चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है दोस्तों। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा में केतक में चाय व कॉफ़ी उगाई जाती है। केतक दोस्तों हो गया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अब हम बात कर लें दोस्तों मरुस्थलीय मृदा की, डेजर्ट सॉइल। इस मिट्टी का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, इसे राजस्थान व आसपास के क्षेत्र। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुआ है दोस्तों। किसका? मरुस्थलीय मृदा का। यह खाद्यान्नों की खेती के लिए अनुकूल नहीं है,
यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज व सरसों की खेती की जाती है। इन सभी चीज़ों के उत्पादन में राजस्थान देखिए इसलिए प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान के जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है वहाँ पर गेहूं की खेती भी की जा सकती है। जैसे राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, यह जिला इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की सुविधा प्राप्त करता है। यह हरित क्रांति के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का एक मात्र जिला है। ठीक है, आपका जो ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, हरिके बैराज से जो आपकी आती है और राजस्थान में सिंचाई की सुविधा के लिए दी गई है, उसी से श्री गंगानगर जिला राजस्थान का क्या होता है, सिंचाई प्राप्त करता है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 7 जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, जिनमें श्री गंगानगर सर्वाधिक लाभान्वित होता है क्योंकि श्री गंगानगर सबसे पहले पड़ जाता है दोस्तों। अब यूरिया में देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपका 4:2 और 1 के रेशियो में मिले होते हैं दोस्तों। पर्वतीय मृदा की बात कर लें दोस्तों, यह मृदा भारत में हिमालय के साथ साथ 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। इसलिए यह मिट्टी J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। चूँकि हिमालय पर वनस्पतियों एवं जीवों की क्या है दोस्तों, प्रचुरता है, इसीलिए हिमालय की पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण इसमें अम्लीयता के गुण आ गए हैं। इसलिए पर्वतीय ढलानों पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों पर्वतीय ढलानों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती क्यों की जाती है? क्योंकि वह अम्लीय होती है। पर्वतीय मिट्टी एक पूर्ण मिट्टी नहीं है बल्कि निर्माणाधीन मिट्टी है। कारण ये है कि वह मिट्टी कभी पूर्ण हो ही नहीं पाती, ढलान पर होने के कारण वह नीचे की तरफ खिसक जाती है। ढालों पर होने के कारण मिट्टी वहाँ पर टिक नहीं पाती है, निचले क्षेत्रों में चली जाती है। किसी भी मिट्टी के पूर्ण विकसित होने के लिए मृदा प्रच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल के चारों संस्त्र जो आपको मैंने बताया था A, B, C व D, यह पूर्ण होने चाहिए, जबकि पर्वतीय मिट्टी के साथ ऐसा नहीं है। पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी के कारण इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति दोस्तों कम होती है। अब हम बात करते हैं पीठ व दलदली मृदा की। तो देखिए नदी डेल्टा वाले क्षेत्र में जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी को हम पीठ मृदा कहते हैं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा में ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। केरल के कोट्टायम और अल्पुझा जिलों के कुछ क्षेत्रों में यह पाई जाती है। दलदली मिट्टी सुंदरबन क्षेत्र व उड़ीसा तट पर पाई जाती है। दक्षिणी उत्तराखंड व तमिलनाडु में कुछ मात्रा में यह पाई जाती है दोस्तों। भारत की सभी मिट्टियों में सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा लगभग 45 से 50% इसी मिट्टी में पाई जाती है। दलदली मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर समुद्र का ज्वारीय जल चढ़ता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा कहाँ पर? दलदली मिट्टी में दोस्तों। अब हम बात करते हैं लवणीय व क्षारीय मृदाओं की। ऐसी मृदाओं को ऊषण मृदाएं भी कहा जाता है। लवणीय मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है दोस्तों, अतः ये अनुर्वर होती हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु एवं खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमट तक होती है। इनमें नाइट्रोजन व चूने की दोस्तों कमी होती है। ये मृदाएं शुष्क एवं अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आ जाते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं दोस्तों। डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्री जल के भर जाने से इन मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं क्या होता है, लवणीय होती जा रही हैं दोस्तों। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता जाता है तथा मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ सरल भाषा में।
तो देखिएगा कि सूखे या रेगिस्तानी इलाकों में जब आप जाते हैं तो खेतों की मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद रंग की नमक जैसी परत जो है दिखाई पड़ती होगी आपको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया दोस्तों काम करती है, जिसे हम केशिका क्रिया कहते हैं, यहाँ कैपिलरी एक्शन। तो इसको हम कुछ सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रकृति का एक नियम है कि जब कोई नली बहुत ज़्यादा पतली होती है, जैसे हमारे बाल, ठीक है, इसलिए इसे केस या कैपिलरी भी कहते हैं, तो पानी जो है ऊपर बिना किसी पंप या मोटर के अपने आप चढ़ने लगता है। ठीक है, दीपक की बत्ती का आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे घर में हम दिया जलाते हैं तो तेल नीचे की कटोरी में होता है और बत्ती ऊपर जलती है। तेल अपने आप बत्ती के धागों के बीच का होता है, पतली जगहों से ऊपर चढ़ जाता है। यह भी केशिका क्रिया का एक उदाहरण है। तौलिया स्पंजा, अगर आप तौलिए का एक कोना पानी में डुबोएं तो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ पूरे तौलिए में फैल जाता है। यह भी क्या है दोस्तों? एक केशिका क्रिया है। ठीक है, तो अब हम अपने वापस आते हैं खेतों पर। तो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे कणों के बीच में बहुत बारीक नलियां बन जाती हैं, जो बिल्कुल पतली होती हैं, एकदम स्ट्रा या बत्ती की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो शुष्क यानी सूखे इलाकों में जब किसान खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं दोस्तों, अत्यधिक सिंचाई करते हैं, तो वह पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है और नीचे मौजूद जो नमक होता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आपका हो गया क्या है, नमक के टाइप ही हैं, वो अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका सूखा इलाका पूरा क्या है, बहुत ही सूखा और गर्म है, तो ऊपर से जब तेज़ धूप पड़ती है, धूप के कारण ज़मीन की ऊपरी सतह का जो पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ गया। जैसे ही ऊपर का पानी उड़ता है, नीचे का नमकीन पानी इन मिट्टी की पतली पतली नलियों के सहारे केशिका क्रिया के कारण अपने आप ऊपर की ओर खींचा चला आता है। ठीक है, ऊपर पहुंचकर पानी तो धूप से क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन अपने साथ जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वो साल्ट्स लाया है या लवण लाया है, उन्हें उड़ने का मौका नहीं मिलता है। बेचारे वहीं ज़मीन की सतह पर छूट जाते हैं और एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मोटा मोटा पतली नलियों के जरिए पानी का अपने आप ऊपर चढ़ना क्या है, केशिका क्रिया है। नतीजा क्या होता है, अत्यधिक सिंचाई और कड़क धूप के कारण जो होता है, ज़मीन के नीचे का जो नमकीन पानी है दोस्तों ऊपर की तरफ आ जाता है। पानी उड़ा, सोडियम कैल्शियम का नमक को एक सफ़ेद पर चादर या परत के रूप में जमा हो गया, जिससे क्या होता है, ज़मीन पूरी बंजर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, भारत में सर्वाधिक लवण प्रभावी क्षेत्र जो है वो गुजरात है। ठीक है, नंबर 2 पे हरियाणा है, नंबर 3 पे आपका यूपी है दोस्तों। सिंचित भूमि पर मृदा के लवणीकरण होने के कारण मृदाएं क्या हो रही हैं, अपारगम्य होती जा रही हैं, मतलब पारदर्शी नहीं हैं, वो एकदम से अपने अंदर किसी भी चीज़ को घोल पाने की क्षमता उनकी कम होती जा रही है। मृदा में लवणता की मात्रा को ज्ञात करने के लिए विद्युत चालकता मापी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब एवं हरियाणा में लवणता की समस्या से निपटने के लिए चूने या जिप्सम का प्रयोग और लवण रोधी फसलें जैसे बरसीम, चावल, गन्ना की खेती करने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है चूने और जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, याद करके कमेंट करिएगा। लवणीय व क्षारीय मृदा का स्थानीय नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो रेह, कल्लर, ऊसर, कार्ल, चापेन, रकार, सभी याद करिएगा, कभी न कभी सभी को पूछा गया है, ये लोकल नाम है इनके। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों में होती है। इस मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता पाई जाती है, जिसके सड़ने से उत्पन्न CO2 पानी के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, कार्बोनिक एसिड बनाती है दोस्तों। जब मृदा में हाइड्रोजन आयनों यानी H+ की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्या होती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। चूने के प्रयोग से अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसके पहले भी आपको मैंने बताया था, चूना व जिप्सम का प्रयोग करने से अम्लीय मृदा की अम्लीयता खत्म हो जाती है। चूने को क्या कहते हैं, तेजाबी जो है मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु चूने का प्रयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी कौन सी, मतलब अम्लीय मिट्टी। ठीक है, चाय की बागानों के लिए दोस्तों गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है, क्योंकि जल निकासी वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो पर्वतीय ढलानों पर जल टिकता नहीं है, नीचे की तरफ बहता रहता है। क्षारीय मृदा की उत्पत्ति देखिए दोस्तों, कम वर्षा वाले स्थानों पर होती हैं। कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय लवण घुलकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, हैलोफाइट्स या लवण मृदोद्भिद क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है MPPSC में। हैलोफाइट्स या लवण मृदोद्भिद
लवण मृदोद्भिद मतलब क्या होता है, जो ऐसे पौधे जो ऐसी मृदाओं में वृद्धि करने की क्षमता रखते हों। जब मृदा में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्या होती है, क्षारीय ऊसर बन जाती है। चूने के प्रयोग से क्षारीय मृदा में सोडियम आयन बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए चूने का प्रयोग किया जा रहा है। क्षारीय मृदाएं राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे बात करें तो यूपी है, यूपी PSC में पूछा गया है। नंबर 2 पे आपका गुजरात है। स्थानीय नाम वही आपका देखिए रेह, कल्लर, ऊसर, चापन, डकार, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। सामान्य फसलों वाली मिट्टी का pH मान 6 से लेकर 7 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए खेतों में क्या होता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम या चूने दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सामान्य फसलों की मिट्टी का pH वैल्यू जो 6 से 7 के बीच है, ऐसा होना क्यों चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, मतलब होता है कि हल्का सा अम्लीय या उदासीन होना चाहिए। उदासीन मतलब 7 अगर वैल्यू हो जाती है pH की तो उदासीन हो जाती है। 7 से नीचे रहती है तो आपका क्या होती है, वो एसिडिक होती है। और 7 से ऊपर अल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों पौधों को बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। पौधों की एक मजबूरी है कि मतलब तत्वों को तो ये चबा के खा नहीं सकते हैं, इन्हें पानी में घोलकर जड़ों के जरिए ही उनको पीना होता है। और जब मिट्टी का जो ये pH है 6 से 7 के बीच होता है तब ये सारे पोषक तत्व पानी में सबसे आसानी से घुल जाते हैं और पौधों को भरपेट भोजन मिल पाता है। अगर pH 6 से कम हो जाए दोस्तों यानी ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो कुछ तत्व जैसे फास्फोरस ये क्या होते हैं, लाख हो जाते हैं, मतलब वो पौधों तक पहुंच ही नहीं पाते, पौधे उन्हें सोख नहीं पाते हैं। और अगर pH आपका 7 से बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, जैसे बहुत क्षारीय हो जाए तो क्या होता है, लोहा और बोरान जैसे ज़रूरी पोषक तत्व इनको मिल नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे कुपोषित रह जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया और केचुए होते हैं जो खाद को गलाकर पौधों को लायक बनाते हैं। ठीक है, पौधे क्या होता है, उस खाद को आराम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इन मित्र जीवों को जिंदा रहने और काम करने के लिए 6 से 7 का pH सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अगर मिट्टी ज़्यादा तेजाबी या ज़्यादा क्षारीय हो जाएगी तो ये जीव क्या है, ये भी मर जाएंगे और मिट्टी की क्या होती है, उपजाऊ शक्ति फिनिश हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।